फ्रैक्चर्स ऑफ शैफ्ट ऑफ फीमर। इसमें क्योंकि शैफ्ट लॉन्ग बोन है तो उसमें आपके किसी भी पॉइंट पे आपका फ्रैक्चर हो सकता है। आप कैसे इसको आपने कैटेगराइज कर लेते हैं, अपर थर्ड का, मिडल थर्ड का और डिस्टल और द लोअर थर्ड का। और इसी तरह फ्रैक्चर्स के भी आगे कुछ टाइप्स हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं, लीनियर फ्रैक्चर्स हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हैं, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड और कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स हैं। ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर होते हैं सिंपल है कि बोन का फ्रेगमेंट सेपरेट नहीं हुआ लेकिन इसमें क्रैक आ गया तो आप उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर है यानी उसमें फ्रेगमेंट्स बन गए छोटे छोटे बीच में, साथ में बोन ब्रेक भी, कॉन्टीन्यूटी भी ब्रेक हुई है तो उसे आप कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलेंगे। एक कंपाउंड फ्रैक्चर है कि अगर एक से दो जगह से उसमें बोन अगर ब्रेक हुई है, इन स्पाइरल भी है और लीनियर भी है तो आप इसे कहेंगे कि कंपाउंड फ्रैक्चर है। सो क्या होगा कि अपर थर्ड ऑफ शैफ्ट ऑफ द फीमर अगर फ्रैक्चर हो जाती है, अब इसमें आपने सिर्फ मसल के एक्शंस को अंडरस्टैंड करना है कि मसल के पुल की वजह से एक ज़ाहिर है प्रॉक्सिमल और डिस्टल का, मैंने कल आपको बताया था, एक प्रॉक्सिमल सेगमेंट बनेगा फ्रैक्चर बोन का और एक डिस्टल सेगमेंट बनेगा। मसल के पुल की वजह से अब जो, क्योंकि मसल्स इंटैक्ट हैं, उनके पुल की वजह से जो पोजीशन बनेगी बस आपने उस चीज़ को नोट करना है। इलियोश्वास का आपको पता है वो क्या करते हैं, फ्लेक्सर्स हैं द हिप जॉइंट, तो वो क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल जो सेगमेंट है उसको अपवर्ड पुल कर लेंगे तो जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट उस पर क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन हो जाएगी। जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है वो एबडक्टर्स हैं तो वो प्रॉक्सिमल पार्ट को एबडक्ट कर लेंगे और उसके साथ ही क्या होगा, लैटरली रोटेट हो जाएगी थाई बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द लैटरल रोटेटर्स, सुपीरियर इन्फीरियर गैमलाई, ठीक है, इनकी वजह से और पिरिफॉर्मिस, इन सब की वजह से। लेकिन जो लोअर सेगमेंट है उस पर, लोअर सेगमेंट पे अब आपके पास क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग अटैच रह गए हैं तो जो लोअर और साथ में आपका एडक्टर, जो स्ट्रॉन्ग एडक्टर मसल है वो, उसकी वजह से क्या होगी, वो अपवर्ड क्वाड्रिसेप्स के पुल की वजह से क्या होगी, वो अपवर्ड जो लोअर सेगमेंट है वो अपवर्ड चला जाएगा और साथ में एडक्टर्स की वजह से वो लैटरल रोटेटेड यानी फुट आपका आउटवर्ड नज़र आएगा आपको। और जब अपवर्ड गया डिस्टल सेगमेंट तो लिम्ब शॉर्ट भी हो जाएगी तो इसे आप क्या कहते हैं, लिम्ब शॉर्टनिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। तो आपको जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है क्लिनिकल में विद द फ्रैक्चर तो वो लिम्ब शॉर्टनिंग के साथ भी प्रेजेंट। तो नेक्स्ट है आपका मिडल थर्ड ऑफ द शैफ्ट फ्रैक्चर पे अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, जो डिस्टल सेगमेंट है वो हैमस्ट्रिंग की वजह से, क्योंकि मिडल है तो अपर वाला पार्ट इंटैक्ट रहेगा तो इसलिए उनके वो अपने नॉर्मल एक्शन परफॉर्म करें। अपर में आपके उनके भी एंगल ऑफ पुल चेंज हुए थे जो इलियोश्वास हैं, क्योंकि वो अपर पार्ट में ट्रोकेंटर्स के पास अटैच हैं, लेकिन अब मिडल में आके हुआ है तो इसलिए उनका नॉर्मल फंक्शन है, उनमें कोई इस तरह से एंगल ऑफ पुल उनका चेंज नहीं हुआ तो इसलिए सिर्फ क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग होंगे और वो क्या करेंगे, अब जो सेगमेंट डिस्टल सेगमेंट है उसको अपवर्ड पुल करेंगे तो अल्टीमेटली लिम्ब शॉर्टनिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, जो गैस्ट्रोकिनीमियस हैं, गैस्ट्रोकिनीमियस क्योंकि वो आपके गैस्ट्रोसोलियस आपके इसमें प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं तो वो भी उसको बैकवर्ड पुल कर लेंगे लिम्ब को, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है डिस्टल थर्ड जो शैफ्ट है उसके उस तरह, उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, द सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट अकर्स एज सीन इन द फ्रैक्चर ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द शैफ्ट। यानी मिडल थर्ड में जो चीज़ें हुई हैं, यानी आपका एक तो शॉर्टनिंग के साथ प्रेजेंट किया और साथ में आपके बैकवर्ड रोटेशन हो गई हुई है और वो उनकी वजह से गैस्ट्रोकिनीमियस की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, जो डिस्टल सेगमेंट है वो स्मॉल भी होगा। स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि हम फ्रैक्चर ही क्या पढ़ रहे हैं कि डिस्टल थर्ड का है यानी लोअर वन थर्ड का फ्रैक्चर है तो इसलिए वो छोटा भी होगा और बैकवर्ड रोटेट कर जाएगा, क्योंकि आपने जो गैस्ट्रोकिनीमियस मीडियल और लैटरल हेड उसके वो लोअर पार्ट से ही अराइज कर रहे होते हैं तो वो उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे और उसकी वजह से उनकी रोटेशन हो जाएगी उस सेगमेंट की। और इसमें क्या हो सकता है, आपको पता है कि वहाँ पे मेजर आर्टरी है द बैकवर्ड इज़ द पॉप्लिटियल आर्टरी, तो वो कंप्रेस हो सकती है क्योंकि सेगमेंट इस तरह से रोटेट किया तो उसके ऊपर कंप्रेशन आ सकती है बिकॉज ऑफ द मसल्स और बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंट बोन पार्ट, और वो ज़ाहिर अल्टीमेटली आपके ब्लड फ्लो को इंटरफेयर करेगी और ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर लोअर लिम्ब अगर ब्लड सप्लाई अगर डैमेज हो गई है तो मेन आर्टरी आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी है। और जो जैसे प्रोफेशनल किलर्स होते हैं या
और उसी रीजन को कत्ल करने का ज़्यादा शौक होता है, वो मेनली आप देखें तो इसमें क्या करते हैं, वो इन आर्टरीज़ को डैमेज करते हैं और इन द फ्रंट ऑफ द थाई एरिया में या द पॉप्लिटेल आर्टरी को अगर कट कर देंगे तो वो प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग होगी और विद इन द 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम हाफ एन आवर उस पर्सन की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई और सोर्स नहीं है ब्लड सप्लाई का। तो इसलिए जो प्रोफेशनल किलर्स हैं उनके पास एक इंसानों को मारने का ये भी तरीका है, तो आप लोग ये तरीके मत आजमाइएगा। तो ये इसमें इन्होंने ये शो किया हुआ है कि किस तरह कौन कौन से सेगमेंट में किस तरह से फ्रैक्चर, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ए वाली है उन्होंने अपर 1/3 का शो किया हुआ है और उसमें मसल का एक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि जो जो आपके लैटरल रोटेटर्स है उन्होंने लैटरली रोटेट कर दिया और जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उन्होंने अपवर्ड पुल किया, तो शॉर्टनिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। जो मिडल थर्ड में क्वाड्रिसेप्स और सिर्फ हैमस्ट्रिंग है इन द डायग्राम बी, एंड इन द थर्ड वन उसमें क्या हुआ है कि आपके पॉप्लिटियल आर्टरी जो डिस्टल सेगमेंट है वो बैकवर्ड पुल हो गया हुआ है, तो उसकी वजह से पॉप्लिटियल आर्टरी के ऊपर प्रेशर आ रहा है विच कैन इम्पेयर द ब्लड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है मसल जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस हम देते हैं इन द लोअर लिम्ब, अगर अपर लिम्ब में देना है तो आपके पास डेल्टॉइड मसल आपकी प्रेफरेंस साइड है, लेकिन अगर लोअर लिम्ब में देना है तो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज़ द प्रेफर्ड साइड। उसकी रीज़न क्या है, उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि बल्कि मसल है, थिक या कोर्स फाइबर्स हैं, रेड फाइबर्स हैं, तो डैमेज नहीं होते सिरिंज पिंच करने से। सेकेंडली क्या होता है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस के अगर आप बात करें तो आपको पता है कि शार्टिक नर्व भी जा रही है, ब्लड वेसल भी जा रही है, इसके अलावा नर्व्स बहुत सारी पास करें वहाँ से। तो क्या है कि आप फिर उन नर्व्स को आप डैमेज कर सकते हो, तो फिर यू हैव टू चूज़ अ स्पेसिफिक साइट के ग्लूटियस मैक्सिमस इतना बड़ा मसल है तो आपने किस पॉइंट पे उसको इंजेक्ट करना है, उस जो भी आप मेडिकेशन दे रहे हैं। तो हमने स्टडी किए थे क्वाड्रेंट्स, उन क्वाड्रेंट्स में हमने पढ़ा था अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लैटरल। तो इसमें हमेशा याद रखना जो अपर लैटरल या आउटर लैटरल क्वाड्रेंट जो है हिप ग्लूटियर रीजन का, उसमें हमेशा इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं। रीज़न क्या है, आपने देखा होगा कि हमने जब इसकी डायग्राम पढ़ी थी, आर्टरीज और नर्व्स हैं जो वो सारी आपके ग्रेटर शार्टिक फोरामेन में से ग्लूटियर रीजन में पास करती हैं विच इज़ डायरेक्टली बिलो द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। वो उसमें जब क्रॉस करेंगे आप ग्लूटियस मैक्सिमस को तो आपकी आर्टरीज और वेसल्स अपर मीडियल में भी प्रेजेंट होती हैं, लोअर मीडियल में भी प्रेजेंट होती हैं और इन द लोअर लैटरल में भी प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट द अपर क्वाड्रेंट। तो इसमें आप में अपर लैटरल क्वाड्रेंट को अगर आप इसमें इंजेक्ट करते हैं द ग्लूटियस मैक्सिमस तो आप मसल्स को भी डैमेज नहीं कर सकते। सेकेंडली आपने जितनी भी वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल गुजरा था आपने उसको भी सेव कर लिया है। तो ये आपकी प्रेफर्ड साइट है इन द लोअर लिम्ब टुवर्ड द इंजरिंग टू द स्ट्रक्चर्स लाइंग बीनीथ द मैक्सिमस मसल। नेक्स्ट है, आपको पता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे ही एक बर्सा भी प्रेजेंट होता है बिटवीन द ग्लूटियस मीडियस एंड द मैक्सिमम, और वो उससे क्या था, अगर उस बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे आप क्या कहते हैं, बर्साइटिस और द इन्फ्लेमेशन ऑफ अ बर्सा कैन बी कॉज्ड बाय एक्यूट और द क्रॉनिक ट्रॉमा। An inflamed bursa because distended with excessive amount of fluid can be extremely painful. Next है gluteus medius and minimus। अगर पोलियोमाइलाइटिस वायरल इन्फेक्शन है तो सैक्रल सेगमेंट्स हैं जो आपके सैक्रल फ्लेक्शंस बना रहे हैं नंबर 4, नंबर 5 और S1 के, ये इनको अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली आपके मतलब यहाँ से आपके सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व्स आ रही होती हैं तो वो अल्टीमेटली वो डैमेज होंगे तो मसल अफेक्टेड होंगे। फिर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हैं तो पेल्विस बैलेंस नहीं होगा, एबडक्शन नहीं होगी और मीडियल रोटेशन नहीं होगी, जो थाई होगी लैटरली रोटेटेड होगी, मीन्स फुट आउटवर्ड करके पेशेंट चलेगा, या लर्चिंग या वैडलिंग गेट होगी। बाईलैटरल है तो वाइडलिंग हो जाएगी या अगर यूनिलैटरल है तो लर्चिंग हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे फ्रंट ऑफ थाई में हमने पढ़ना है। फ्रंट ऑफ थाई में आज आपको पता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। फेमोरल आर्टरी जो है, फेमोरल आर्टरी के अंदर हम एक फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट 10 लीटर्स तक फ्लूइड, और उसकी एक प्रॉपर कंपोजिशन होती है, फॉर्मलिन बीच में डाला होता है, अल्कोहल डाला होता है, ये सारी चीज़ें इसका मिक्सचर बना के आप
10 लीटर फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं थ्रू द फेमोरल आर्टरी। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे स्टिचेस लगा के उसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये इस प्रोसेस को आपको क्या कहते हैं, एम्बाल्मिंग कहते हैं। बस आपने ये टर्म याद रखनी है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ द डेड बॉडी। तो उसे क्या कहते हैं, एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मिंग फ्लूइड कितना होता है, वो 10 लीटर और फेमोरल आर्टरी के थ्रू। तो जब भी आप कोई अगर बॉडी देखें तो उसमें आपको फेमोरल आर्टरी या इन द फ्रंट ऑफ द थाई मिडिल अपर 1/3 में अगर आपको कुछ स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स एम्बाल्मिंग के लिए वो स्टिचेस किए गए हैं। और एम्बाल्मिंग आप फेमोरल आर्टरी के थ्रू करते हैं। स्किन के अंदर एक इंसिजन दोगे, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर फेमोरल शीट को कट करते हैं। फेमोरल शीट भी हम फ्रंट ऑफ थाई में डिटेल में पढ़े। शीट को कट करके, तो फेमोरल आर्टरी शीट के अंदर ही लाई कर रही होती है। फेमोरल शीट को कट करेंगे, उसके बाद आर्टरी के अंदर एक पिंच करेंगे, उसको कट करेंगे थोड़ी सी इंसिजन देके, और अल्टीमेटली कैनुला डाल देंगे। उस कैनुला के थ्रू 10 लीटर फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर उसको आर्टरी को क्लोज़ कर देंगे ताकि फ्लूइड अल्टीमेटली ज़ाहिर बाहर ना निकले। सुपरफिशियल फेशिया हम डिस्कस करते हैं, और कल फिर हम डीप फेशिया डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई हैज़ 2 layers. One is the fatty layer, second is the membranous layer. Fatty layer is superficial and membranous layer is deep. Both these layers are connected with the corresponding layers of the interior abdominal wall. This is the abdominal wall interiorly lie कर रही है, that is why this is known as the interior abdominal wall. This is the muscular layer. Above this muscular layer there is the fascia, deep fascia, and the superficial fascia, and then skin. So the superficial fascia, both of these 2 layers are connected with the 2 layers of the interior abdominal wall. Membranous layer is connected with the membranous layer, and fatty layer is connected with the fatty layer. And as we know, the superficial fascia is connected with the deep fascia. The deep fascia has the membranous layer. The membranous layer is connected with the deep fascia of the thigh. The membranous layer of the fascia of the thigh is connected with the deep fascia of the thigh, which is the fascia lata, and the membranous layer of the interior abdominal wall is connected with the deep fascia of the interior abdominal wall. And the membranous layer is loosely connected with the deep fascia of the thigh. That means superficial fascia is loosely connected with the deep fascia except at one point, and this one point is known as the horizontal line, and this line extends from the pubic tubercle almost laterally in a horizontal line, and this line is known as the Holden's line. The membranous layer of the deep fascia is firmly connected or strongly connected with the deep fascia or the fascia lata at this point. There is a significance of this Holden's line. Before we go into that significance, we first have to understand what is the perineal pouch, or where that perineal pouch or the perineal structures lie. So we have to first study the pelvic diaphragm or the pelvis, and then we will study perineum. I am hiding these muscles just to understand. Okay, ये सारे एब्डोमिनल लेयर के मसल्स है. दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस ऑन द 2 sides. ये वॉस मेजर दोनों साइड्स के. और नो, ये दिस इज आई एम नॉट हाइडिंग. ओके, ये स्वास माइनर. अब अगर ये लिनिया अल्बा, अब अगर आप देखें यहाँ से, तो ये आपका क्या है, ये सारा पेल्विस है. ठीक है, ये पेल्विस है सारा. और ये सारे क्या हैं, पेल्विस के मसल हैं, जिसको हमने क्या कहा था कि ये लिवेटर एनाई मसल है. ये पेरिफॉर्मेंस है दोनों साइड पे. इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा. और ये क्या है, ऑब्चुरेटर इंटरनस, और ये भी ऑब्चुरेटर इंटरनस है. और ये लिवेटर एनाई मसल का. तो इससे क्या हुआ, ये जो पेल्विस की पूरी जो स्पेस थी वो कवर हो गई है. ठीक है, तो ये इसमें आपके अब ऊपर आपके ये सारे इसमें पेल्विक स्ट्रक्चर, यूट्रस, ओवरीज, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. लेकिन इससे अगर आप नीचे देखें, यहाँ से आपको इंटीरियरली एक ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. पीछे वाली साइड पे देखें तो पीछे वाली साइड से ये जो है, ये आपका
ये आपके पेल्विक फ्लोर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं, लेकिन और ये नीचे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और नज़र आ रहे हैं और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस है। दिस इज़ नाउन एज द पीरिनियल पाउच, और यहाँ पे ही सारे जो पीरिनियल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो लाई कर रहे होंगे। तो अब इंटीरियर व्यू में आप आ जाएं, तो हमने बात की थी होल्डन लाइंस की, हम होल्डन लाइन की बात कर रहे थे। उसमें ये है कि अगर आपका यूरेथ्रा रप्चर हो जाता है किसी तरह, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है ऑन द इंटीरियर साइड, तो अगर ये यूरेथ्रा अगर किसी भी इंजरी की वजह से, डायरेक्ट इंजरी की वजह से अगर ये रप्चर हो जाता है, तो यहाँ फ्रंट ऑफ थाई में तो इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस पीरिनियल पाउच के थ्रू ये ऊपर एब्डोमिनल वॉल में जा सकता है। एब्डोमिनल वॉल से ये एक्सटेंड कर सकता है इंटर, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एब्डोमिनल वॉल है उसका जो सुपरफिशियल फेशिया है वो कनेक्टेड है विद द थाई सुपरफिशियल फेशिया, एंड बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर लूजली कनेक्टेड विद द डीप फेशिया। तो अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर यूरिन चला गया इस यूरेथ्रा के रप्चर की वजह से, तो वो यूरिन थाई के अंदर भी एक्सटेंड कर सकता है। तो नेचर ने ये एक बेनिफिट दिया है कि ये जो डीप फेशिया है थाई का, ये इज़ कनेक्टेड विद द इज़ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद दिस डीप फेशिया अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वजह से क्या होता है, यूरिन अगर यूरेथ्रा ज़ाहिर है इंजरीज़ में रप्चर हो जाता है, तो अगर यूरेथ्रा रप्चर हो भी जाता है तो यूरिन थाई के अंदर या एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक्सटेंड नहीं करता, वो उसी पीरिनियल पाउच में ही रहेगा।